Hello everyone, I welcome you all to Divya Career. So students, today I will be starting with the new unit of IEFS Module A, which is Unit 7, Economic Reforms. सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। वो ग्रुप आप सभी ज्वाइन कर लीजिए टू गेट ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू जेआईबी एग्जामिनेशन। और इसकी आईईएफएस की आपकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे बेस्ड ऑन आईईएफएस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि अडॉप्ट किए इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें सबसे बड़ा जो रिफॉर्म अडॉप्ट हुआ था विच वाज डन इन 1991। 1991 का पीरियड था व्हेन इंडिया फेस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बीओपी क्राइसिस इंडिया फेस कर रहा था। तो उस समय ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मेनली अडॉप्ट किए गए थे। उस समय इंडिया को आईएमएफ से काफी ज्यादा बोरो करना पड़ा था, अगेंस्ट द प्लेज ऑफ इट्स गोल्ड। उसके अगेंस्ट आईएमएफ ने काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस इंडिया के सामने रखे थे। उस समय इनको अपना इंडियन रुपी डी वैल्यू करना पड़ा था। साथ में जो लार्ज स्केल पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए दैट वर नोन एज एलपीजी रिफॉर्म्स, जिसके बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, नोन एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो पहले हम लोग देखेंगे लिबरलाइजेशन के बारे में। लिबरलाइजेशन के अंदर में क्या हुआ था, जैसे कि नाम में ही आपको सजेस्ट कर रहा है, लिबरलाइजेशन मतलब किसी चीज को लिबरलाइज करना। तो इसमें क्या किया गया था, एक तो जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी उसको एबॉलिश किया गया था अंडर लिबरलाइजेशन। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज एबॉलिश्ड। पहले क्या था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे कोई भी आपको खोलनी है उनके लिए स्पेसिफिक लाइसेंस लेने की जरूरत होती थी। अब क्या थी, जो सिक्योरिटी रिलेटेड स्ट्रेटेजिक सेक्टर थे उनके अलावा सभी से लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट हटा दी गई थी। तो एक तरीके से लाइसेंस राज को डिसमेंटल कर दिया गया था अंडर लिबरलाइजेशन, और इंडस्ट्रीज को और ज्यादा फ्रीडम दे दिया गया था दैट दे कुड एक्सपैंड, दे कुड डाइवर्सिफाई, दे कुड सेट देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। वो कितना मैन्युफैक्चर करना चाहती है, कैसे एक्सपैंड करना चाहती है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट नीड्स। अगर वही उनके प्रोडक्ट सर्विसेज की डिमांड है मार्केट में तो वो उस हिसाब से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रोड्यूस कर सकती है। पहले क्या था, गवर्नमेंट हर जगह कैप फिक्स करता था कि भाई इस स्पेसिफिक गुड्स का इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वो सब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस क्या है, कम हो गया था। और ट्रेड भी लिबरलाइजेशन हुआ था, जहां पे इंपोर्ट लाइसेंसिंग एबॉलिश कर दी गई थी, इंपोर्ट टैरिफ थे वो रिड्यूस कर दिए गए। साथ में आपका एमआरटीपी एक्ट को रिमूव कर दिया था और उसकी जगह आपका कंपटीशन एक्ट लाया गया था। तो वो सब चीजें लिबरलाइजेशन के अंदर में आई थी। सो लिबरलाइजेशन वाज कंसीव्ड विद द आइडिया दैट रेगुलेशंस imposed on the trade agreements must be relaxed in favor of trade to thrive. It enabled opening up of economic frontiers for the international investors and multinationals. तो अब जरूरी था जो कंट्रोल्स है, रेगुलेशंस जो इतना ज्यादा इम्पोज करे जा रहे हैं उसको थोड़ा रिलैक्स करा जाए, तभी क्या है ट्रेड बूस्ट हो सकता है और भी मल्टीनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगे। Economic reforms include enhanced production capacity, abolition of government industrial licensing and the liberty to import the goods. तो इसके अंडर में मेजर जो रिफॉर्म्स लिए गए वहां पे इंडस्ट्रीज को नाउ अब राइट मिल गई, दे कुड सेट देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी एज पर द मार्केट नीड्स। गवर्नमेंट अब फिक्स नहीं करेगी कितना कैप उसके रिलेटेड होना चाहिए, वो कैप सेट नहीं करेगी गवर्नमेंट। साथ में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया गया था एंड देयर वाज लिबर्टी गिवन टू इंपोर्ट द goods more freely without having to pay heavy duties and all. नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अंदर में जो गवर्नमेंट बेस्ड सेक्टर्स थे या गवर्नमेंट बेस्ड कंपनीज थी उसमें गवर्नमेंट ने अपना क्या है स्टेक सेल करा था। जो गवर्नमेंट के जो पीएसयूज थे तो उसके अंदर पे इट हैज सोल्ड द स्टेक्स टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स। इट अलाउड मोर प्राइवेट इन्वेस्टर्स इनटू वेरियस सेक्टर्स, काफी सेक्टर्स विच वर ओनली गवर्नमेंट ओन्ड एंड कंट्रोल्ड। तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर में प्राइवेट सेक्टर्स को भी अलाउ करी थी एंट्री। कई सारी चीजों में पीपीपी मोड पे भी वर्क किया गया। सो देयर वाज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कोलैबोरेशन दैट वर सीन इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल।
Privatization refers to providing private sector more opportunities to oversee various services while limiting the role of public sector. तो जहाँ पे आप प्राइवेट सेक्टर को राइट दे रहे हो टू एंटर इनटू न्यू सेक्टर्स और टू फंक्शन मोर फ्रीली. Privatization introduced in India as a part of reform, invited more and more foreign participation and FDI flow, providing healthy competition to Indian goods and services. इसकी वजह से क्या हुआ, इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा बूस्ट हुआ था एंड रिजल्ट्स इन हेल्दी कंपटीशन इन आवर डोमेस्टिक फ्रंटियर्स. नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वेयर वी आर इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमीज. सो देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ क्रॉस बॉर्डर गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, पीपल. उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. जहां पर हम और ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं, देयर इज मोर इंटीग्रेशन ऑफ आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमीज. ओके, मोर ट्रेड इज हैपनिंग. Globalization refers to integration of our Indian economy with the global economy. It encourages FDI and international trade with various countries. Globalization से क्या होता है, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बिल्डअप होती है, उसकी वजह से न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है, जॉब क्रिएशन होता है. कंज्यूमर्स गेट एन एक्सेस टू वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. उनके पास काफी वेराइटी रहती है टू चूज फ्रॉम. Due to globalization policies, India could be able to attract foreign capital, technology, knowledge to boost its domestic capacity. Globalization की वजह से there is a free flow of capital across the countries. Technology flow होती है तो उससे productivity improve होती है, innovation आता है new technology से. Knowledge because of the free movement of the people across the countries, तो वो लोग अपना skill अपना जो नॉलेज है वो ट्रांसफर होता है, स्किल एनहांसमेंट होती है. ओके, सो इट ऑल रिजल्ट्स इन बूस्टिंग द डोमेस्टिक कैपेसिटी और द प्रोडक्टिविटी. So this is all about the major economic reforms that happened in 1991, came to be known as LPG reforms. अब हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में. ओके, So Government of India appointed high level committee, the Committee on Financial System under the chairmanship of M. Narasimhan. सो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने थे, उसके लिए कमिटी सेटअप करी गई जिसका नाम रखा गया कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट वाज हेडेड बाय एम नरसिम्हम. सो इसको नरसिम्हम की एक्चुअली दो कमिटी सेट हुई थी, पहला कमिटी 1 और कमिटी 2, दो नाम से जानते हैं हम लोग, और उनके डिफरेंट डिफरेंट रिकमेंडेशंस इन्होंने दिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिसको गवर्नमेंट आरबीआई ने इम्प्लीमेंट किया. तो हम लोग देखेंगे पहले इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए और क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन किया गया, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. अब आप देखोगे तो इस चैप्टर में नरसिम्हम कमिटी के बारे में जो मेंशन है वो प्रॉपरली सारे रिकमेंडेशंस मेंशन नहीं है, बट मैंने इसको इस चैप्टर में पूरा यहाँ पर मेंशन किया है क्योंकि फायदा नहीं आप दो जगह थोड़ा थोड़ा पढ़ो, क्योंकि एक आपका मॉड्यूल सी में भी एक चैप्टर है ओके इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम करके शायद, तो वहां पर भी नरसिम्हम कमिटी के बारे में पूरा लिखा हुआ है और जहां पर प्रॉपर रिकमेंडेशंस मेंशन है. इस चैप्टर में उसी चीज को बहुत ही शॉर्ट में निपटा दिया गया है. ओके, तो वैसे पढ़ने से फायदा नहीं है, इसलिए हम लोग उसको अच्छे से कवर करेंगे थोड़ा. सो पहले हम लोग देखेंगे जो नरसिम्हम कमिटी 1 सेटअप हुई थी उसके क्या रिकमेंडेशंस थे. सो पहला रिकमेंडेशन था इनका टू एस्टैब्लिश द 4-tier हायरार्की फॉर द बैंकिंग स्ट्रक्चर विद 3 to 4 लार्ज बैंक्स एट द टॉप एंड एट द बॉटम द रूरल बैंक्स. तो इन्होंने कहा जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसको 4-tier स्ट्रक्चर बनाना है, जहां पे टॉप लेवल पे हम लोग बड़े बैंक्स को रखेंगे विच ऑल्सो इंक्लूड्स लाइक एसबीआई जो एक तरीके से यूनिवर्सल बैंकिंग प्रोवाइड करे. सेकेंड लेवल पे वी कुड पुट अदर कॉमर्शियल बैंक्स. ओके, देन इन थर्ड लेवल वी कुड हैव स्पेशलाइज्ड बैंक जो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पे फोकस करेंगे. एंड एट द फोर्थ लेवल वी कुड हैव रूरल बैंक्स जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करेंगे. ओके, तो इस तरीके से इन्होंने रेकमेंड किया एक 4-tier हायरार्की हमें सेटअप करना चाहिए इन आवर बैंकिंग स्ट्रक्चर. Second, it recommended that the supervisory functions over banks and FI should be assigned to quasi autonomous body sponsored by RBI. तो इन्होंने कहा कि एक हमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी की जरूरत है विच शुड बी स्पॉन्सर्ड बाय आरबीआई जो कि ओवरऑल सुपरविजन मॉनिटरिंग वगैरह संभाल सके ओवर द बैंक्स एंड एफआईज. थर्ड, इट रिकमेंडेड फीस रिडक्शन इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. तो उस समय क्या था, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो काफी ज्यादा हाई था. अब एसएलआर सीआरआर बहुत हाई होने से क्या होता है,
कि बैंक्स को अब उतना ज्यादा पैसा एज अ रिजर्व रखना पड़ता है इन कैश, गोल्ड, सिक्योरिटी, तो उसको वो यूज नहीं कर पाती है फॉर लेंडिंग इन द मार्केट। तो जब एसएलआर रिड्यूस होगा तो बैंक के पास वो ज्यादा फ्री कैश होगा जिसको कि वो यूज कर सकती है टू प्रोवाइड लोन्स, और लोन्स जब बैंक्स देगी तभी उनको इनकम अर्न होगी। सो इट वुड बी मोर प्रॉफिटेबल फॉर द बैंक्स टू हैव मोर फ्री कैश विद देमसेल्व्स व्हिच दे कुड यूज फॉर लेंडिंग। ओके, तो उन्होंने ये भी कहा एसएलआर को हमें रिड्यूस करने की जरूरत है जिससे बैंक्स के पास ज्यादा पैसा हो सके फॉर लेंडिंग इन द मार्केट। नेक्स्ट, फेस अचीवमेंट ऑफ 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। साथ में फर्स्ट कमेटी ने ये भी रेकमेंड किया कि बैंक्स को बहुत जरूरी है कि जो उनका सीआर होता है विच इज द रेशियो ऑफ टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट्स, सो दैट शुड बी एटलीस्ट 8%, जिससे बैंक्स क्या है सफिशिएंट उनके पास कैपिटल हो टू एब्जॉर्ब द लॉसेस। तो कम से कम 8% सीआरएआर होना चाहिए बैंक्स का, ये रेकमेंड किया। एबॉलिशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी। सो देखिए, कोई भी बैंक को न्यू ब्रांच ओपन करनी है, अपना रेलोकेट करना है ब्रांच ऑफिस, तो उसके लिए आरबीआई से परमिशन लेने की जरूरत है। तो इन्होंने कहा इसको एबॉलिश करना चाहिए। अगर उनका स्ट्रॉन्ग सीआरएआर है या बहुत ही प्रॉफिटेबल है तो हर बार ब्रांच न्यू ओपन करने के लिए आरबीआई से स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग नॉर्म्स जो हैं वो थोड़े कम होने चाहिए। लाइसेंसिंग, हर बार लाइसेंस लेने की जरूरत पड़े, वो एबॉलिश होना चाहिए क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है। Proper classification of assets and full disclosure of accounts of banks and FI. Then it also suggested कि बहुत जरूरी है कि prudential norms introduce हो, जो assets है उनका proper classification होना चाहिए एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, वो नॉर्म्स फॉलो होने चाहिए। प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए बैंक्स के अकाउंट्स का सो एज टू रिफ्लेक्ट द करेक्ट फाइनेंशियल पिक्चर ऑफ द बैंक्स। देन इट सजेस्टेड डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। सो जो बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स थे दैट वर एडमिनिस्टर्ड बाय आरबीआई। आरबीआई डिसाइड करती थी किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक्स लोन्स वगैरह दे सकती है। तो इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट नाउ शुड बी डीरेगुलेटेड और बैंक्स को फ्रीडम मिलनी चाहिए टू डिसाइड द इंटरेस्ट रेट एज पर द मार्केट नीड्स। सो इंटरेस्ट रेट नाउ शुड बी डिसाइडेड एज पर द मार्केट फोर्सेस rather than giving the control to RBI or the government. Next, it recommended setting up the asset reconstruction fund to take over the portion of stressed asset loan portfolio of banks. अब क्या होता है, जो बैंक्स के बैड लोन्स होते हैं, एनपीएस होते हैं, वो बैंक्स की बैलेंस शीट को एडवर्सली इंपैक्ट करते हैं। तो इन्होंने ये रेकमेंड किया कि एआरएफ असेट रिकंस्ट्रक्शन फंड सेटअप होना चाहिए। फिर अब क्या हुआ, उसके चलते जैसे असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आई, एनएआरसीएल बाद में सेटअप हुआ, बैड बैंक, ओके, जो बैड लोन्स है बैंक्स के वो टेक ओवर कर ले, जिससे बैंक्स की बैलेंस शीट क्या है, क्लीन हो जाए। अब हम लोग देखेंगे ये जो नरसिम्हम कमेटी सेटअप हुई थी और जो इन्होंने रेकमेंडेशंस दिए थे, इसके बेसिस पर क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करी गवर्नमेंट ने। सो फर्स्ट देयर वाज अ लोअरिंग ऑफ एसएलआर एंड सीआरआर। तो काफी ज्यादा जैसे जो हाई स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो था, दे वर रिड्यूस्ड इन स्टेजेस फ्रॉम 38.5% in 91 to 25% in 97. CRR was also brought down from 15% in 91 to 4.1% in June 2003. अब तो CRR कुछ अराउंड 3% हो गया है, SLR आपका अराउंड 18% हो गया है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू कैन सी कि SLR और CRR रिड्यूस करे गए हैं, ओके, क्योंकि पहले बहुत ही हाई था। यू कैन सी SLR वाज अराउंड 40% के आसपास था, CRR भी काफी हाई था 15%। तो इनको अब रिड्यूस कर दिया गया है टू करेंट अगर देखा जाए 18 और 3%, सो दैट बैंक कुड हैव मोर मनी टू लेंड इन द मार्केट। नेक्स्ट, प्रूडेंशियल नॉर्म्स। सो प्रूडेंशियल नॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेगा जिसका मेन पर्पस यही था दैट देयर शुड बी एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स, प्रोविजन फॉर द बैड डेट्स टू इंश्योर द बुक्स ऑफ द बैंक रिफ्लेक्ट द एक्यूरेट एंड करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। तो अब देखते हैं आपके पूरे प्रॉपर आईरेक नॉर्म्स अडॉप्ट किए गए हैं बैंक्स में। इनकम रिकॉग्निशन एंड असेट क्लासिफिकेशन कि पहले अगर 30 दिन तक पैसा नहीं आया तो एसएमए 0 में जाएगा, फिर SMA 1, SMA 2, NPA, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल लॉस। तो इस तरीके से देयर इज अ नाउ प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द असेट्स। बैड लोन्स होते हैं और इवन स्टैंडर्ड असेट है उसके अगेंस्ट में बैंक सफिशिएंट प्रोविजनिंग करके रखती है। आरबीआई ने पीसीआर रेकमेंड कर रखा है, एटलीस्ट 70% प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो होनी चाहिए। तो ये सब प्रूडेंशियल नॉर्म्स अडॉप्ट करे गए। Capital adequacy ratio in 1992, RBI fixed CAR of 8%. By 1996, all the public sector banks had attained
मेंटेन द रेशियो ऑफ 8%। सो नरसिम्हम कमिटी ने जैसे रेकमेंड किया था कि कम से कम 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए, सो आरबीआई ने भी फिर ये 8% बाद में फिक्स किया। There was a deregulation of interest rates also. So since 1992, interest rates were freed in stages both for the deposits and advances. Now banks have the discretion, वो अपने हिसाब से interest rate fix करती है depending upon their cost of funds and everything. तो उसके हिसाब से अब depositor को कितना rate of interest pay करना है और loans पे कितना rate of interest charge करना है. Now depending upon the market forces also कि कितना available supply of money है, कितना demand of money है in the market and कितना cost of फंड्स आ रहा है बैंक्स को, उसके हिसाब से दे डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट्स। रिकवरी ऑफ डेट्स। So Government of India passed the recovery of debts due to banks and FI Act 1993 in order to facilitate and speed up the recovery of debts due to banks and FIs, and 6 DRTs were set up. So debts recovery timely manner में हो सके उसके लिए आपका recovery of debts due to banks and FI Act इनैक्ट हुआ और उसके अंदर में debt recovery tribunal set up हुए so that there could be speedier resolution of recovery of the bad debts to the banks. Competition from new private sector banks. So banking was open to the private sector. New private sector banks were licensed and start functioning. तो इसके साथ banking space को private sector banks के लिए खोला गया so that there could be enhanced competition. Access to capital markets. So Banking Companies Acquisition and Amendment Act and the Transfer of Undertaking Act was amended to enable the banks to raise the capital through the public issues. So banks को ये अलाउ किया गया कि अब वो लोग अपने शेयर्स इशू करके मार्केट में पब्लिक से फंड उठा सकते हैं फ्रॉम द कैपिटल मार्केट्स, बट उसमें ये कंडीशन रखी गई जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टोटल होल्डिंग होगी दैट कैन नॉट फॉल बिलो 51% ऑफ पेड अप कैपिटल, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है मेजर कंट्रोल रहे बैंक्स पे, इसलिए 51% उनका होल्ड रहेगा ओवर द शेयर्स ऑफ द बैंक एंड द रिमेनिंग इट कुड list its securities in the market and can raise the funds from the capital markets. तो ये अलाउ किया गया। Freedom of operation. So scheduled commercial banks were given freedom to open the new branches, to upgrade their extension counters after attaining the required capital adequacy ratio and adhering to the prudential accounting norms. तो जो banks है जिनका strong capital adequacy था, okay, profitable थी, so they were also allowed to open the extension counters without the need for separate license from the RBI. Then local area banks, they were given the license, upon the approval of setting 7 local area banks in private sector, इनको licensing दी गई। Currently अगर बात करें so now there are hardly 3 local area banks that are functioning. इनको सेटअप किया गया जिससे जो लोकल नीड्स है उनको ये मीट कर सके, स्मॉल लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर सके। Supervision of commercial banks. So RBI set up the board for financial supervision with an advisory council to strengthen the supervision of banks and FIs. In 93, RBI established the department known as Department of Supervision as an independent unit for supervision of commercial banks. So supervision strengthen up करने के लिए over the commercial banks, जैसे कि कमिटी ने recommend भी किया था कि autonomous body की जरूरत है जिससे कि supervision monitoring और अच्छे से हो सके, तो उसके लिए RBI ने board for financial supervision भी सेटअप किया और एक डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन भी सेटअप हुआ, ओके, एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट, जिससे कि और ज्यादा क्लोज सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग हो सके ओवर द कमर्शियल बैंक्स। Okay, so this is all about the first committee. Now we will see the Narasimham Committee second, which was set up in 1997. Okay, और इसका नाम रखा गया था कमिटी ऑन बैंकिंग। प्रीवियस ईयर की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया था कि नरसिम्हम कमिटी 2 जो थी किस नाम की थी या किसके अंडर में, सॉरी, कमिटी ऑन बैंकिंग जो थी इट वाज चेयर्ड बाय हूम। ओके, सो श्री नरसिम्हम ने करी थी दोनों कमिटी, कमिटी ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कमिटी ऑन बैंकिंग, जिसको नरसिम्हम कमिटी 1 और 2 के नाम से जाना जाता है। वो 91 की थी, 97 की थी। ओके, सो जो सेकंड कमिटी बनी थी इट सबमिटेड द रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन अप्रैल 1998 विद द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया। So first is in relation to strengthening the banks in India. It recommended merger of strong banks which could have a multiplier effect on the industry. सो जो सेकेंड नरसिम्हम कमिटी थी इन्होंने रेकमेंड किया कि हमें मर्जर करने की जरूरत है बैंक्स की, जिससे कि उनका कैपिटल बेस स्ट्रांग हो सके, दे कुड हैव एन एक्सेस टू वाइडर मार्केट, ओके, दे कुड टेक मोर रिस्क, दे कुड बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स, और इसका क्या है ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे इंडस्ट्री पे व्हेन वी हैव स्ट्रॉन्गर एंड फ्यूअर बैंक्स।
Then second, it recommended the concept related to narrow banking. So for the successful rehabilitation of weak banks, committee recommended narrow banking concept, where big bank would be allowed to place their funds only in the short term and risk free assets. So इसमें इन्होंने ये कहा जो बैंक्स ऑलरेडी काफी ज्यादा वीक है, तो अब वो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती है, तो वो जो अपना अगर इन्वेस्ट करना चाहती है तो सिर्फ शॉर्ट टर्म और रिस्क फ्री एसेट्स में ही इन्वेस्ट करे. सो दे शुड नॉट हैव देयर एक्सपोजर इन द रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स. ओके, सो नैरो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट का भी रेकमेंड किया. Next, it recommended increasing the capital adequacy ratio to 9%. फर्स्ट कमिटी ने CAR 8% रेकमेंड किया था, जो RBI ने बाद में कहा भी बैंक्स को कि आपका 8% हो जाना चाहिए. और सेकंड कमिटी ने कहा कि इनहैंस्ड CAR की जरूरत है, अब बैंक्स को अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ाकर 9% करना चाहिए. नेक्स्ट, इन रिलेशन टू बैंक ओनरशिप, the committee recommended review of the functioning of board of banks so as to enable them to adopt professional corporate strategy. तो इसके चलते जैसे डिफरेंट आपका बैंक का बोर्ड ऑफ ब्यूरो वगैरह भी बना, जो कि सारा कुछ देखती है, जो टॉप लेवल एंट्री पोजीशंस है बैंक्स में. ओके, तो जिससे एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज आ सके, अडॉप्ट हो सके, किस तरीके से बैंक बोर्ड फंक्शन कर रहा है, उसमें जो मेंबर्स हैं वो प्रॉपरली क्वालिफाइड होने चाहिए. ओके, तो वो सब मैनेज करना. देन रिव्यू ऑफ बैंकिंग लॉस. The committee considered there was an urgent need to review and amend the major laws governing the banking industry like RBI Act, Banking Regulation Act, SBI Act, Bank Nationalization Act, etc. So अब क्योंकि बैंक से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारे एक्ट्स ऑलरेडी इन्फोर्स थे ही, RBI Act, SBI Act, BR Act, तो उन्होंने कहा कि समय समय पर भाई इसको भी रिव्यूअल की जरूरत है. एज पर द टाइम कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत होती है, कुछ न्यू सेक्शंस भी फिर इंसर्ट किए गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ओके, तो ये सेकेंड कमिटी के रिकमेंडेशंस थे. अगर आप मैकमिलन बुक में देखोगे तो आपको इस चैप्टर में ये सब इतना डिटेल्ड वे में नहीं मिलेगा. जैसे मैंने कहा बहुत ही शॉर्ट में इस चैप्टर में दिया हुआ है, बट यही चीज हमारे मॉड्यूल सी में ऐसे पूरी दी हुई है. ओके, तो उसको मैंने इसी चैप्टर में इंकलकेट कर दिया, जिससे आपको एक ही चीज को बार बार थोड़ा थोड़ा करके नहीं पढ़ना पड़े. ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या क्या रिफॉर्म्स अडॉप्ट करे गए. सो फर्स्ट वाज इन द एरिया ऑफ प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स. So there was adoption of measures like risk-weighted capital adequacy requirements, appropriate accounting reforms, recognition of different components of risk, assigning risk weight to the portfolio, limit on the deployment in the sensitive activities, migration to advanced methods under Basel II. तो ये सारे prudential norms लिए गए over the period of time, जहाँ पे proper capital adequacy requirements वगैरह रखे गए depending upon the risk weighted assets of bank, proper recognition of asset, proper accounting reforms, Basel II guidelines properly follow करी गई. And the main focus were on these three areas: NPA reduction, having sufficient capital adequacy, and diversifying the operations of banks. तो mainly इन तीन areas पे focus किया गया कि NPA हमें ज्यादा से ज्यादा reduce करने की जरूरत है, कैपिटल एडुकेसी जितना ज्यादा हो सके बैंक्स का, कितना कैपिटल बेस स्ट्रॉन्ग हो उतना ही अच्छा है, सो दैट इट कुड एब्जॉर्ब द लॉसेस इजीली. एंड इट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डाइवर्सिफाई द ऑपरेशंस ऑफ बैंक्स इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग इट्स एक्सपोजर इन सर्टेन एरियाज. Next is in relation to supervisory norms. So there was an establishment of board for financial supervision as an apex supervisory authority for the commercial banks, FIs and NBFCs. तो जैसे बताया RBI ने board for financial supervision establish किया. Then there was a different department for supervision that was set up. There was an implementation of CAMELS, a supervisory rating system. C stands for capital adequacy, asset quality, management, earnings, liquidity and supervision. ऐसे होता है. Okay, so CAMELS सिस्टम अडॉप्ट किया गया, जिसमें कि ये सारी चीजें देखी जाती है कि सफिशिएंट कैपिटल बेस है कि नहीं, असेट्स जो बैंक्स के हैं वो किस क्वालिटी के हैं, बहुत ज्यादा रिस्कियर तो नहीं है, एनपीए तो नहीं है, मैनेजमेंट कितना ज्यादा साउंड है जो साउंड डिसीजंस ले पा रहा है, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक्स, लिक्विडिटी देखी जाती है बैंक्स की. ओके, सो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स हैं कि नहीं है सफिशिएंटली बैंक्स के पास. ओके, तो कैमल्स एक रेटिंग सिस्टम है जो अडॉप्ट करी जाती है, जिसके थ्रू क्या होता है इन डिफरेंट पैरामीटर्स पे बैंक्स को रेट किया जाता है. ओके, सो दैट वाज इंप्लीमेंटेड. देन इन द एरिया ऑफ कंपटीशन रिफॉर्म्स,
Government extended public sector banks operational autonomy and lowered the public ownership in such a banks through the reform measures that allowed them to obtain the capital from the stock market up to 49% of their paid up capital. So जैसे कि मैंने बताया भी था कि बैंक्स को अलाउ किया गया पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कि वो लोग कैपिटल मार्केट से फंड रेज कर सके. ओके, सो अप टू 49% ऑफ देयर कैपिटल. तो क्योंकि हमने देखा था 51% स्टिल गवर्नमेंट चाहती है कि उनका कंट्रोल रहे, उनकी ओनरशिप रहे. ओके, private and international banks who have been permitted to operate in India to foster the culture of competition and greater choice. So साथ में competition enhance हो, बैंक individuals के पास भी, corporates के पास भी wider access हो to the different types of banks. Okay, तो उसके लिए प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, उनको परमिशन दी गई टू एंटर इनटू बैंकिंग स्पेस. परमिशन वर गिवन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल सेक्टर in the form of FDI as well as portfolio investment. So foreign investors were also allowed, okay, to do this in our banking space, through FDI mode, through FPI, portfolio investment and all. Then market reforms were introduced, which included removal of administered interest rate measures, reduction of CRR SLR rate from the very high levels, discontinuation of ad hoc treasury bills and market decided pricing for the government securities. तो अब इसमें क्या क्या स्टेप लिए गए वो आपको बताया था. जो इंटरेस्ट रेट अभी तक आरबीआई डिसाइड कर रही थी, अब बैंक्स को फ्रीडम दी गई. दे कुड डिसाइड द इंटरेस्ट रेट डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट फोर्सेस, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मनी. सीआरआर एसएलआर रेट को रिड्यूस किया गया, जो बहुत ही ज्यादा पहले हाई थे उसको फेस्ड मैनर में रिड्यूस किया गया. एडहॉक ट्रेजरी बिल्स थे उनको डिसकंटिन्यू किया गया, विच वर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. और जो उनकी प्राइसिंग करी गई ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दे वर ऑल्सो एज पर द मार्केट फोर्सेस. कितना डिमांड है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का. ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट इशू करती है जब उनको फंड्स रेज करने होते हैं मार्केट से. ओके, सो दीज आर द डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. So their pricing were also based on the market rates. Next है आपका institutional and legal reforms. So let's see what were the institutional and legal reforms that were taken. So institutional reforms in Indian banking include establishment of Lok Adalat, which is people courts, DRTs, asset reconstruction companies, settlement advisory committee, corporate debt restructuring mechanisms to facilitate faster recovery and restructuring. सो लोक अदालत सेटअप करे गए, जो कि बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली एक्सपीडिशियस मैनर में रिजॉल्व करते हैं डिस्प्यूट्स को इन द मैनर ऑफ आर्बिट्रेशन. लोक अदालत की अगर करेंट बात करें, सो केसेस अप टू 20 lakhs आर नाउ डेल्ट अंडर लोक अदालत. डीआरटी सेटअप करे गए, अगेन जो बैंक्स के एनपीएज है, ओके, वो इजिली बैंक्स रिकवर कर सके, इजली क्या है पोजेशन ले सके असेट्स का जो एनपीए हो गए हैं उनका. ओके, इजली सेल कर सके उनको. डीआरटीज वगैरह सेटअप करे गए थे विच डील विद द केसेस ऑफ 20 lakhs एंड अबव के केसेस डील करती है. एआरसी सेटअप करी गई, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, अगेन जो बैड लोन को टेक ओवर करती है और फर्दर सिक्योरिटाइजेशन का काम करती है, उनको अनबंडल्ड करती है इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स. ओके, जिनमें कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, क्यूआईबीज, वो इन्वेस्ट करते हैं. ओके, इससे क्या होता है, जो इलिक्विड लोन होता है वो लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और बैंक्स का भी बैलेंस शीट क्लीन होती है. तो ये सब मेजर्स अडॉप्ट करे गए. देन देयर वाज एन अडॉप्शन ऑफ सरफेसी एक्ट. सरफेसी एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि बैंक्स की जो बैलेंस शीट थी वो बहुत ही ज्यादा लेडन अप थी विद एनपीए, और हर बार कोर्ट के पास जाना फॉर एवरी हियरिंग वो काफी टाइम टेकन प्रोसेस था. सो सरफेसी एक्ट के अंदर में बैंक्स जिन पे भी असेट्स पे उनका सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड है, उनको अब अपने पोजेशन में लेकर फाइनली रिकवरी कर सकते थे विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट. सो कोर्ट जाने की इसमें बैंक्स को जरूरत नहीं थी. ओके, तो चाहे अगर बैंक्स का उस पे हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट हो, चाहे मॉर्गेज चार्ज क्रिएट हो, ओके, तो उनको उन असेट्स को अपने पोजेशन में बैंक्स ले सकते थे और फर्दर लोन रिकवरी कर सकते हैं.
Then there was an establishment of Credit Information Bureau for the information exchange on the defaulters and the other borrowers. Establishment of then CCIR to act as a central counterparty in the payment and settlement system. So Credit Information Bureau set up किया गया, with whom the all the information related to the borrowers and defaulters were exchanged so that it could act as a प्लेस जहाँ पे लेंडर्स को भी इंफॉर्मेशन मिल सके अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ डिफरेंट बोरोवर्स एंड ऑल. Then Clearing Corporation of India Limited, it was set up as a centralized counterparty. Okay, तो it ensures कि जो भी transactions हो रहे हैं between the two parties in the different markets, whether it's a money market or foreign exchange market, government security market, so there is a settlement of the funds and the transfer of the securities at both the end. So it acts as a central counterparty. The Banking Ombudsman scheme was established in 1995, providing the quick and the low-cost venue for the bank clients to resolve the complaints. So साथ में Banking Ombudsman scheme आई, जिसके अंदर में banks की services के अगेंस्ट किसी को complain है, तो वो इसमें जाकर क्या है, आगे ग्रीवियांस अपनी कर सकता है रजिस्टर. अगर रिसेंट की बात करें तो बाद में आरबीआई ने एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम लाई थी इन 2021, जिसमें बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, ओम्बड्समैन फॉर एनबीएफसीज एंड ओम्बड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस, तीनों को इंटीग्रेट कर दिया था अंडर सिंगल ओम्बड्समैन. अब चाहे कस्टमर्स को कंप्लेन हो अगेंस्ट द डेफिशिएंसी इन बैंकिंग सर्विसेज, चाहे एनबीएफसी के अगेंस्ट कंप्लेन्स हो, चाहे उनकी कंप्लेंट्स हो रिलेटेड टू एनी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस, नाउ इट कैन बी डन अंडर वन सिंगल पोर्टल. Okay, there was an enactment of Insolvency and Bankruptcy Code of 2016. So Insolvency Bankruptcy Code आया, जिससे कि एक टाइम बाउंड मैनर में क्विक रेजोल्यूशन हो सके एसेट्स का. ओके, जिससे क्या होता है कि एसेट्स का एक ट्रू वैल्यू रियलाइज हो सके. वरना बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा तो उस बाद में जाकर आप एसेट ऑक्शन करोगे तो उसकी ट्रू वैल्यू आपको मिल नहीं पाएगी. और एंटरप्रेन्योर्स को भी क्या है, क्विकर एग्जिट मिल जाता है अपने फर्म से. नाउ दे कुड स्टार्ट समथिंग एल्स. ओके, सो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लाया गया, जिसमें कि 180 डेज का टाइम पीरियड रखा गया फॉर द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन. There was an announcement of recapitalization plan for the public sector banks. So public sector banks के पास sufficient funds हो सके, capital हो सके, तो उसके लिए recapitalization plan announce किया गया, under which they were pump up with the funds. Okay, so these were the different reforms that happened over the period of time in the banking sectors. सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन. अगर आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपने कुछ भी सीखा हो, जरूर से लाइक कर दीजिएगा. चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस एंड टू गेट ऑल द जेआईबी अपडेट्स. डू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, उसकी लिंक आई हैव शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.